नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। भारतीय रेलवे के इतिहास में कई तारीखें मील का पत्थर बनी। कभी अंग्रेजों के जमाने में आई पहली यात्री ट्रेन, कभी राजधानी और शताब्दी जैसे प्रीमियम ट्रेनें, फिर आया प्रीमियम और सेमी हाई स्पीड वंदे भारत का दौर, और कभी दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बनने का गौरव हासिल किया। और अगला पड़ाव तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन का है। लेकिन जब देश बुलेट ट्रेन के सपनों को साकार करने का इंतजार कर रहा था, तभी देश के सामने आ गई हाइड्रोजन ट्रेन, जो रफ्तार के लिए नहीं बल्कि अपनी उन्नत तकनीकी के चलते दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। क्योंकि ये कारनामा करने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बन चुका है। और इस तरह भारतीय रेलवे के इतिहास में एक और तारीख जुड़ गई है, 17 जुलाई 2026, जब देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ी। ये सिर्फ एक नई ट्रेन की शुरुआत नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता, क्लीन एनर्जी और आत्मनिर्भर इंजीनियरिंग की नई पहचान है। हरियाणा के जिंद से सोनीपत के बीच दौड़ती भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन ने यह भी साबित कर दिया है कि अब भारत सिर्फ दुनिया के टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं, बल्कि भविष्य की तकनीकी बनाने वाला देश भी बन चुका है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी ट्रेन जो न डीजल से चलती है, न ही ओवरहेड बिजली के तारों से ऊर्जा लेती है, फिर भी पूरी ताकत के साथ दौड़ती है। क्योंकि ये ट्रेन खुद ही एक मूविंग पावर प्लांट की तरह है, जो अपने लिए बिजली पैदा करती है, जिसके इंजन में धुएं का एक कण भी बाहर नहीं निकलता, और बल्कि उसके एग्जॉस्ट से सिर्फ पानी की भाप निकलती है। सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन अब यह भारत की हकीकत है और मेक इन इंडिया की नई पहचान भी। साथियों, अगर हम रेलवे के इतिहास पर नजर डालें तो पाते हैं कि 19वीं सदी के रेलवे की पहचान स्टीम इंजन से बने थे। 20वीं सदी की पहचान डीजल और बिजली से चलने वाली रेल बनी, और अब 21वीं सदी की रेल हाइड्रोजन से चलने वाली है। तो जिंद से सोनीपत के बीच शुरू हुई नमो ग्रीन रेल सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं है, बल्कि 89 किलोमीटर का ये पायलट प्रोजेक्ट कॉरिडोर भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की तकनीकी का पहला अध्याय है। 10 कोच वाली ये ट्रेन एक बार में करीब 2600 यात्रियों को लेकर चल सकती है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता वाला इसका इंजन इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में शामिल करता है। इसकी डिजाइन स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इस रूट पर फिलहाल 75 किलोमीटर प्रति घंटे की फुल स्पीड से चलेगी। एक बार ईंधन भरने के बाद करीब 90 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। सोनीपत से जिंद वाली रूट पर रोजाना हाइड्रोजन की खपत 300 किलो की होगी। तो जानकारी के मुताबिक इसकी फुल स्पीड अभी और बढ़ेगी। सोनीपत और जिंद रूट पर फिलहाल इसकी निगरानी की जाएगी, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के रेलवे नेटवर्किंग व्यवस्था को बहुत कुछ सिखाने वाली है, बहुत कुछ परिवर्तित करने वाली है। तो सोनीपत जिंद रूट पर 300 किलोग्राम हाइड्रोजन की खपत इसमें है। फुल स्पीड और बढ़ने की संभावना इसकी है। सोनीपत और जिंद रूट पर फिलहाल इसकी निगरानी की जाएगी, और उसके बाद इसे दिल्ली तक दौड़ाने का भी प्लान भविष्य में तैयार किया गया है। एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल उपलब्धि भारत ने आज हासिल की है, जो इसीलिए संभव हो पाई क्योंकि भारत के नेतृत्व ने एक ऐसा बड़ा संकल्प लिया कि हाइड्रोजन की पूरी टेक्नोलॉजी देश में विकसित करेंगे, और आज ये दिन उस संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इस उपलब्धि के साथ भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जहां हाइड्रोजन ट्रेन की पूरी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस हाइड्रोजन ट्रेन को पूरी तरह भारत के इंजीनियर्स ने डिजाइन, डेवलप और इंटीग्रेट किया है। यानी सिर्फ ग्रीन टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के नारे को सिद्ध करता है। अगर सोनीपत जिंद रूट की बात करें तो यहाँ फिलहाल दोनों तरफ से एक ट्रेन चलेगी, और 89 किलोमीटर की दूरी को करीब 2 घंटे में पूरा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दी गई। ये हरियाणा के जिंद से सोनीपत तक चलेगी, और इस ट्रेन के जरिए
पहला कदम भारतीय रेलवे ने भी हरी क्रांति की ओर रखा है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन जिसकी बात की जा रही थी वो लाया जा रहा है। इस हाइड्रोजन ट्रेन के चलते हुए अब जो पोल्यूशन है वो नहीं होगा, वातावरण जो है वो अनुकूल रहने वाला है। अगर बात करें इस हाइड्रोजन ट्रेन की, इसकी क्या कुछ खासियत है, तो बता दें कि इसमें दूसरे ईंधन का इस्तेमाल नहीं होने वाला। हाइड्रोजन गैस से ये ट्रेन जो है वो चलेगी, जींद से सोनीपत तक चलेगी और कुल 89 किलोमीटर तक का सफ़र जो है ये ट्रेन तय करेगी। और साथ ही साथ अगर यात्रियों के लिए बताएं तो इसमें बता दें कि 2600 यात्रियों की जगह है। कुल 10 कोच हैं जिनमें से 8 कोच जो है वो यात्रियों के लिए रखे गए हैं। तो इस उपलब्धि के साथ भारत हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला दुनिया का चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो चुका है। हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला भारत 5वां देश बन चुका है और इसके अलावा इससे पहले जर्मनी, जापान और अमेरिका, साथ में चीन भी हाइड्रोजन के साथ बाकायदा ट्रेनें चलाता अपने यहाँ है। सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन की तकनीकी जर्मनी में ही विकसित की गई थी और इसके अलावा भारत के इस क्लब का हिस्सा बनने की खबर इस साल आई है। लेकिन भारत की उपलब्धि इसलिए और बड़ी है क्योंकि जहां दुनिया के कई देशों में अभी 2 या 3 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेनें चलती हैं, वहीं भारत ने सीधे समझिए कि 10 कोच वाली लंबी यात्री ट्रेन को सफलतापूर्वक ट्रैक पर दौड़ा दिया है, उतार दिया है। ये केवल तकनीकी प्रदर्शन नहीं बल्कि दुनिया भर में भारतीय रेलवे की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रदर्शन भी है। इसका गर्व भारत के नौनिहालों को भी है। पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सवारी करने वाले बच्चों में गजब का उत्साह देखा गया इस दौरान। ये हमारा जींद वासियों के लिए बहुत ही खुशी का पल है। आज जींद पूरे देश में प्रचलित हो गया है। यह जो ट्रेन है ये इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इससे ना तो कोई पोल्यूशन होता है और ना किसी को कोई बीमारी होती है अस्थमा से रिलेटेड या सांस से रिलेटेड। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि ये ट्रेन बहुत अच्छी है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जो यात्री इसमें सफ़र करेंगे उनके लिए ये बहुत लाभदायक होगी। भारत की पहली ट्रेन है जो कि जींद में चल रही है और भारत चुनिंदा देशों में से है जिसमें हाइड्रोजन ट्रेन अब चल रही है, जो कि जापान, अमेरिका और जर्मनी में से है। भारत भी एक, इसमें कम समय में हम सोनीपत में पहुंच सकते हैं। इसमें It's a very big opportunity for our city, our state and for our country. Hydrogen train, in the world there are many hydrogen train but this is the longest and most powerful one. तो पिछले 1 दशक में भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का करीब 99% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है और डीजल पर निर्भरता को करीब खत्म कर दिया गया है। 1925 से लेकर 2014 तक यानी करीब 90 साल में पूरे देश का जो रेल नेटवर्क था उसका सिर्फ 30%, 30%, 1/3 से भी कम रेल नेटवर्क का बिजलीकरण हो पाया था। 99% रेल नेटवर्क का बिजलीकरण हो चुका है। लेकिन साथियों 2014 की स्थिति नहीं है ये। तो अब अगला कदम केवल बिजली से चलना नहीं बल्कि स्वच्छ ऊर्जा से चलना। हाइड्रोजन ट्रेन उसी दिशा में भारत की सबसे बड़ी छलांग है। ये तकनीक कार्बन उत्सर्जन घटाएगी और भारतीय रेलवे के नेट जीरो एमिशन लक्ष्य को हासिल करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। यानी हाइड्रोजन ट्रेन की कहानी सिर्फ जींद से सोनीपत के बीच दौड़ती एक ट्रेन की नहीं है। ये कहानी उस भारत की है जिसने दुनिया को यह संदेश दिया कि भविष्य की रेल सिर्फ तेज नहीं होगी, वो ग्रीन एनर्जी पर होगी, आत्मनिर्भर होगी और भारतीय तकनीकी की ताकत पर दौड़ेगी। तो अब आगे हम हाइड्रोजन ट्रेनों से जुड़े कुछ सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हाइड्रोजन ट्रेनों की तकनीकी आम इलेक्ट्रिक ट्रेनों से कितनी अलग है? आम इलेक्ट्रिक ट्रेनों की तुलना में हाइड्रोजन ट्रेनें महंगी हैं या फिर सस्ती हैं? हाइड्रोजन ट्रेन को चलाने का खर्च इलेक्ट्रिक ट्रेन से ज़्यादा है या फिर कम है? क्या हाइड्रोजन ट्रेन की फुल स्पीड बढ़ेगी और ये लंबी दूरी के रूट पर भी दौड़ सकती है क्या? देश में 99% रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद हाइड्रोजन ट्रेन की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ गई? हाइड्रोजन ट्रेन को देखकर ये मान लेना चाहिए कि अब इलेक्ट्रिक ट्रेनें बंद हो जाएंगी, और अगर नहीं तो हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का असल फायदा, मकसद क्या है? अब एक एक करके हम इन्हीं सवालों पर डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले बात उसी तकनीकी की जो इसे नॉर्मल इलेक्ट्रिक ट्रेनों से अलग करती है। मतलब सवाल यही है, आखिर ये ट्रेन चलती कैसे है? क्योंकि अब तक हमने 2 तरह की ट्रेनें देखी हैं। एक डीजल इंजन जो
ईंधन जलाकर चलता है और दूसरे इलेक्ट्रिक ट्रेन जो ऊपर से लगे बिजली के तारों से ऊर्जा लेकर दौड़ती है। लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन इन दोनों से भी बिल्कुल अलग है। इसे समझने के लिए आपको बस एक बात याद रखनी होगी, ये ट्रेन अपने साथ अपना खुद का पावर प्लांट लेकर चलती है। मतलब ये कि सिर्फ ये एक ट्रेन नहीं है, बल्कि ये एक मूविंग पावर प्लांट की तरह काम करती है। इस ट्रेन के भीतर एक विशेष हाइड्रोजन टैंक लगाए गए हैं, जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती है और दूसरी तरफ बाहर की हवा से ऑक्सीजन ली जाती है। अब ये दोनों इंजन यानी गैसें इंजन के अंदर मौजूद खास सिस्टम फ्यूल सेल में पहुंचती हैं, जिसे प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन यानी कि PEM फ्यूल सेल कहा जाता है। यही इस पूरी तकनीकी का सेंटर है और PEM फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन गैसों को जलाया नहीं जाता, इनके बीच एक कंट्रोल्ड केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है और इसी रासायनिक से बिजली पैदा होती है। इसी क्रिया के बाद बिजली पैदा होती है, यानी यहाँ न डीजल इंजन की तरह दहन होता है और न आग जलती है, न ईंधन फूका जाता है और सीधे सीधे बिजली बनती चली जाती है, जो सीधे ट्रेन के इलेक्ट्रिक मोटरों तक पहुंची और यही मोटर पहियों को घुमाती है और फिर पूरी ट्रेन आगे बढ़ती चली जाती है। अगर किसी समय आवश्यकता से ज़्यादा बिजली बनती है तो उसे ट्रेन के बैटरियों में स्टोर किया जाता है। बाद में चढ़ाई वाले रास्तों पर तेज़ एक्सक्लेरेशन के समय जब एक्स्ट्रा पावर की आवश्यकता पड़ती है तब ये स्टोरेज एनर्जी ही काम आती है। यानी पूरा सिस्टम बिल्कुल किसी आधुनिक इलेक्ट्रिक कार की तरह काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ बिजली बाहर से नहीं आती, बल्कि ट्रेन खुद अपनी बिजली बनाती है। जबकि डीजल इंजन चलता है तो उसके साइलेंसर से काला धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें भी निकलती हैं, सिर्फ पानी की भाप बाहर आती है इसमें। लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता, काला धुआं इसमें नहीं निकलता, 0%। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, प्रदूषण भी इससे बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ पानी का वाष्प निकलता है, क्योंकि यहाँ कुछ भी जलाया नहीं जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इस केमिकल रिएक्शन का एकमात्र बाई प्रोडक्ट होता है शुद्ध जलवाष्प, यानी कि वाटर वेपर। और यही वजह कि इसे दुनिया की सबसे स्वच्छ रेल तकनीकी में से एक माना जाता है। इस बात को ट्रेन के लोको पायलट भी मानते हैं। बहुत अच्छा अनुभव है सर, बहुत सौभाग्यशाली हैं हम कि हमें हाइड्रोजन ट्रेन का पहला रन चलाने को मिल रहा है और एक नई टेक्नोलॉजी है सर। आगे आगे जैसे आपको पता है डीजल और पेट्रोल की मात्रा कम होती जा रही है, तो ये नया फ्यूल हाइड्रोजन हम यूज़ कर रहे हैं जो कि पानी से बन रहा है। तो और इसमें बाई प्रोडक्ट भी एक वाटर वेपर है, तो बहुत क्लीन फ्यूल है और बहुत अच्छा लग रहा है सर। और ये ट्रेन बहुत ही पावरफुल है और साउंड प्रूफ है और इसमें कोई भी जीरो पॉल्यूशन है, वातावरण में कोई भी वो नहीं पॉल्यूशन नहीं होता और बहुत पावरफुल है और पिकअप बहुत अच्छा है। अगर ये ट्रेन इतनी आधुनिक है तो क्या हमारी सामान्य इलेक्ट्रिक ट्रेनों से कितनी अलग है? अब ये सवाल बड़ा होता है। इंजन में इलेक्ट्रिकल तार होता है जो ऊपर ओवरहेड इक्विपमेंट से बिजली लेता है और इस तरह ट्रेन चलती है। हाइड्रोजन ट्रेन में हाइड्रोजन इंजन में बिजली स्वयं पैदा होती है। इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल होते हैं जिसमें हाइड्रोजन भरी जाती है। इसमें एयर इनलेट होता है जो वातावरण से हवा को खींचकर उसमें मौजूद ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के साथ केमिकल रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन से बिजली पैदा होती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब इसके ऊपर बिजली के तार ही नहीं हैं तो ये ट्रेन चलती कैसे है? इसका जवाब इसकी सबसे बड़ी खासियत में छिपा है। अगर आपने कभी किसी रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर ट्रेन को गुजरते ध्यान से देखा होगा तो एक चीज जरूर नोटिस की होगी, पटरी के ऊपर दूर दूर तक फैले बिजली के जो तार दिखाई देते हैं। नॉर्मल इलेक्ट्रिक ट्रेनें ओवरहेड तारों से चलती हैं, टच करती हैं, एनर्जी लेती हैं, उसके बाद आगे बढ़ती हैं, जिसे OHE यानी कि ओवरहेड इक्विपमेंट कहते हैं, जो 25,000 वोल्ट बिजली लेकर चलती है। और ट्रेनों की छत पर एक खास मेटल रॉड लगा होता है जिसे पेंटोग्राफ कहते हैं। जब पेंटोग्राफ OHE में टच होता है तो 25,000 वोल्ट बिजली हासिल करके ये ट्रेन आगे बढ़ती है, दौड़ती है। अब जरा इन दो तकनीकी का फर्क आप समझिए। ये फर्क पावर प्लांट ट्रांसमिशन लाइन OHE यानी इस तरीके से सर्कल बढ़ता जा रहा है।
और ट्रांसमिशन लाइन के बाद आता है रेलवे सब स्टेशन, OHE का रोल जो हमने आपको बताया। इसके बाद होता है पेंटाग्राफ और साथ में इलेक्ट्रिक मोटर। इसके बाद जो ट्रेन होती है वो चल देती है। तो इन जरा जो तकनीकी हम आपको बता रहे हैं इसको समझा रहे हैं। एक तरफ पारंपरिक इलेक्ट्रिक ट्रेन जहां बिजली किसी दूर स्थित पावर प्लांट में बनती है, फिर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन से रेलवे तक पहुंचती है। रेलवे के सब स्टेशन उसे नियंत्रित करते हैं, यही ये प्रोसेस है। फिर ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर के जरिए वही बिजली पेंटाग्राफ तक पहुंचती है और अंत में ट्रेन का मोटर चलता है, यानी पूरी व्यवस्था बाहर मौजूद बिजली के विशाल नेटवर्क पर टिकी होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से तैयार करना पड़ता है। अब दूसरी तरफ आप देखिए कि हाइड्रोजन ट्रेन ये किसी बाहरी बिजली पर निर्भर ही नहीं होती है। इसके पास अपना ईंधन है, अपना फ्यूल सेल है, अपनी बिजली बनाने की क्षमता है और अपनी बैटरी भी है, यानी ये चलते चलते खुद बिजली पैदा करती है और उसी बिजली से अपने मोटरों को संचालित करती है, चलाती है। इसीलिए इसे ऑन बोर्ड पावर जनरेशन कहा जाता है। यानी अगर एक लाइन में कहें तो सामान्य इलेक्ट्रिक ट्रेन आउटसाइड इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है और हाइड्रोजन ट्रेन इनसाइड इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है। दोनों तकनीकी के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है। लेकिन अब जब आपने इतना समझ लिया तो अब ये भी जान लीजिए कि दोनों ट्रेनों में महंगी कौन है। आमतौर पर हाइड्रोजन ट्रेन को बनाने का खर्च ज़्यादा है। 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन की कुल लागत 10 कोच वाली नॉर्मल इलेक्ट्रिक ट्रेन से करीब करीब 2 गुना होती है। हाइड्रोजन ट्रेन जो है महंगी लागत में पड़ती है और उसका परिचालन भी महंगा है, क्योंकि परिचालन के लिए वही फ्यूल चाहिए, वही हाइड्रोजन का प्रोडक्शन चाहिए और इस सब की वजह से ये लागत इन सब की बहुत ज़्यादा है टेक्नोलॉजी के प्रारंभिक चरणों में, इसलिए लागत भी इलेक्ट्रिकल ट्रेनों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। अब सवाल ये उठता है कि जब भारतीय रेलवे के करीब 99% ब्रॉडगेज नेटवर्क का पहले ही विद्युतीकरण हो चुका है तो फिर AC यानी ऐसी ट्रेन की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका जवाब भारतीय रेल की भविष्य की रणनीति में छिपा है। देश में आज भी कुछ ऐसे रेलखंड हैं जहां ओवरहेड बिजली की लाइन बिछाना बेहद महंगा है, मुश्किल है। वहीं घने जंगल हैं, कहीं ऊंचे पहाड़ हैं, तो कहीं हेरिटेज रेल मार्ग है, तो कहीं लंबे सुरंगों वाले इलाके हैं। ऐसी जगहों पर पोल, फाउंडेशन, तार और बिजली का पूरा सिस्टम तैयार करना बहुत ही जटिल और खर्चीला काम माना जाता है। हाइड्रोजन ट्रेन इस चुनौती का समाधान बन सकती है, क्योंकि यहाँ ट्रेन को ऊपर से बिजली देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जहाँ पटरी है वहाँ ये अपने दम पर दौड़ सकती है। और इतना ही नहीं, ओवरहेड बिजली की लाइनें तूफान, आंधी या तकनीकी खराबी के चलते कई बार क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तार टूटने पर पूरे सेक्शन का रेल यातायात प्रभावित हो जाता है। लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन ऐसी किसी बाहरी बिजली व्यवस्था पर निर्भर ही नहीं होती। इसकी ऊर्जा का स्रोत इसके भीतर मौजूद हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, यानी ऊर्जा भी अपने साथ और बिजली भी अपने साथ। तो फिर सवाल है कि दोनों के ऑपरेशन में कौन महंगा, कौन सस्ता है? सस्ता तो अभी नहीं, लेकिन अभी जो डब्बा सब जो है, जो अभी जो जैसे ट्रेन है उसी टाइप का है, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इंजन में फर्क पड़ेगा। जो टेक्नोलॉजी जो कोई नई होती है तो उसमें लागत ज़्यादा होती है, और जब जैसे जैसे उसका प्रसार बढ़ता है तो उसकी कीमत कम होती जाती है। ये नियम है। इसीलिए यहाँ एक बात साफ समझ लेना जरूरी है कि हाइड्रोजन ट्रेन को देखकर ये मान लेना गलत होगा कि अब इलेक्ट्रिक ट्रेनें बंद हो जाएंगी या पूरी रेलवे हाइड्रोजन पर चलने लगेगी, उस पर निर्भर हो जाएगी। क्योंकि भारतीय रेलवे ने पिछले 1 दशक में लगभग पूरा ब्रॉडगेज नेटवर्क विद्युतीकरण इसका कर दिया है। इतना बड़ा निवेश छोड़कर पूरी व्यवस्था बदलना न व्यवहारिक है और न ही आर्थिक रूप से सही है। असल में हाइड्रोजन ट्रेन इलेक्ट्रिक रेलवे की प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि उसकी पूरक तकनीक है। जहाँ तक स्पीड की बात है, अभी फ़िलहाल रेल मंत्रालय ने ये बताया है कि इसकी स्पीड 75 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रखी गई है। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जैसे विकास होती जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जर्मनी में हाइड्रोजन ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो इसका मतलब स्पीड बढ़ने की इसमें और भी संभावनाएं हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। हर नई तकनीकी अपने साथ कई चुनौतियां भी लेकर आती है और हाइड्रोजन ट्रेन भी इसका अपवाद नहीं है। सबसे पहले चुनौती है ग्रीन हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का उत्पादन ही बायोफ्यूल से होगा तो पर्यावरण को मिलने वाला फायदा लिमिट हो जाएगा। इसीलिए भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत कितनी तेजी से सस्ती और स्वच्छ ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ा पाता है।
तो अब हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने की चुनौती क्या है, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। पहला, हाइड्रोजन की ज़्यादा लागत। ट्रेनों की शुरुआती निर्माण लागत ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक ट्रेनों की तुलना में करीब 30% ज़्यादा लागत इसकी पड़ती है और पर्यावरण के लिहाज से भी ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ता है। दूसरा, हाइड्रोजन का सुरक्षित भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ये एक बहुत हल्की और ज्वलनशील गैस होती है। इसे उच्च दबाव पर स्पेशल टैंकों में इकट्ठा किया जाता है। इसे लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए -253 डिग्री सेल्सियस तापमान मेंटेन करना ज़रूरी हो जाता है, जो बेहद मुश्किल है। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, इसके लिए अलग रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। जिंद में भी ऐसा स्पेशल हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग स्टेशन तैयार किया गया है। अगर फ्यूचर में इस तकनीकी का विस्तार होगा तो देश भर में ऐसे कई सेंटर विकसित करने होंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है उसी प्रकार का है कि जिसमें फ्यूल सेल और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों का मिश्रण है और जो इंजन में है तो उसी में ये होता है, भरते हैं और उसी से पावर जनरेट होता है, ट्रैक्शन पावर जो खींचता है, इंजन जो खींचता है। तो उसकी गति जो है, माने अभी तो 90 किलोमीटर तक है, 110 तक और 160 तक। उसके बाद आगे भी बढ़ेगा, रिसर्च हो रहा है, अनुसंधान जारी है। तो कई बड़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी भविष्य में। इस बात को लेकर सरकार भी आगे सोच समझकर चल रही है, लेकिन तमाम जो एक्सपर्ट हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि भविष्य में बहुत सारे ऐसे रूट हैं और आने वाले वक्त में जब पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की एक बड़ी चुनौती दुनिया भर के सामने है, भारत के सामने भी है, तो भारत ने वो एक तरह से परीक्षण कर दिया है जिसके जरिए दुनिया भर को एक बहुत बड़ा संदेश आएगा। क्योंकि दुनिया अब तक समझिए कि मिनी ट्रेन के तौर पर इसका इस्तेमाल करती थी, लेकिन भारत ने लंबी ट्रेनों के तौर पर भी इसकी शुरुआत कर दी है। तो आज हाइड्रोजन ट्रेन को देखकर यह कहना जल्दबाजी होगी कि यही भारतीय रेलवे का भविष्य है, लेकिन यह कहना बिल्कुल गलत भी नहीं होगा कि भारतीय रेलवे के भविष्य की दिशा तय करने वाली तकनीकी में इसका स्थान बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। यह भारत के उस आत्मविश्वास का प्रतीक है जहां देश सिर्फ नई तकनीकी का उपभोक्ता नहीं बल्कि उसका निर्माता भी बन रहा है, जहां विकास की रफ्तार और पर्यावरण की जिम्मेदारी दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश हो रही है। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।